जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे 15 जून 2026 के करंट अफेयर्स में। आप सबको पता है कि हमारे जो करंट अफेयर्स हैं ये क्या है, बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल के साथ साथ यहाँ पर हम आपको 30 एमसीक्यू कराते हैं। और ये जो एमसीक्यू हैं आपके, ये असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी कराता हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन हमारे जो करंट अफेयर्स में दूसरी खासियत क्या है कि मैं यहाँ पर जो भी करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, पीआईबी न्यूज के साथ डीडी न्यूज प्लस जो भी ऑथेंटिक सोर्स है उनको उनसे आपको करंट अफेयर्स मिलती है। मैं आपके साथ चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर एग्जाम में आपको 35 करंट अफेयर्स मिलती हैं तो लगभग 30 करंट अफेयर्स आप हमारे यहाँ सही करके आएंगे, क्योंकि मैं 3 डायमेंशनली 360 डिग्री पूरे करंट अफेयर्स आपको कराता हूँ। तो आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूँ उनको नोट डाउन करिए, एक नोटबुक बना लीजिए। कैसे करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने वो मैं वीडियो में जारी करके बता चुका हूँ, वैसे आप नोट्स बनाइए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैनल का जो मोटो है, सिलेक्शन लेना है तो पेन उठाना है, मतलब आप पेन उठाइए, नोट्स बनाइए, मतलब मेहनत करिए तभी सिलेक्शन। वरिया डिस्टिल्ड वीडियो एआई मॉडल। अभी अभी क्या है कि वरिया नाम का एक क्या डिस्टिल्ड वीडियो एआई मॉडल बना है। ठीक है, ये एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है अवतार कंपनी ने। अवतार कैसी कंपनी है? एआई नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आज जो वीडियो बनाते हैं आप, तो वीडियो को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं ना। ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं, जैसे एडिटिंग एडिटिंग वगैरह करते हैं, वीडियो की एडिटिंग करते हैं आप, उसकी नई नई चीजें ऐड करते हैं। तो इन सब चीज में आपको काफी टाइम लगता है, या कई अंतर आपको आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 10 साल पहले का बंदा एडिटिंग किया हो, एक अभी लेटेस्ट कोई बंदा एडिटिंग कर रहा हो, तो उस एडिटिंग में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, एक जल्दी लाने के लिए, एक मतलब जल्दी कम समय में अच्छा वीडियो बन सके, इसके लिए एक वर्या जो है लॉन्च किया गया है 12 जून 2026 को। किसने लॉन्च किया है? अवतार। ये अवतार बोल सकते हैं, अवतार नाम की कंपनी ने, जो एआई नेटिव ट्रांसफॉर्मेटरी कंपनी, मतलब जो एआई पे ट्रांसफॉर्मेशन करती है कंपनी है। इट इज एन इंडिजीनियस डिजिटल वीडियो मॉडल क्रिएटेड बाई एज एन एडवांस कमिंग जनरेशन वीडियो। मतलब ये स्वदेशी है। पहली बात तो क्या ये इंडिजीनियस है, इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंडिजीनियस है, मतलब ये क्या है? ये स्वदेशी मॉडल है। कैसा मॉडल है? स्वदेशी मॉडल है। स्वदेशी मॉडल साथ साथ ये उन्नत, मतलब उन्नत आगामी पीढ़ी के लिए वीडियो टूल के रूप में बनाया गया है। मतलब जो आने वाली जो भी जनरेशन है, उनको जो भी अपने वीडियोस वगैरह एडिटिंग करने हैं, उनमें और नए नए फीचर्स ऐड करने हैं, उनके लिए क्या किया गया है? इसको डिजाइन किया गया है। उद्देश्य क्या है? आधुनिक रचनाकारों के लिए वीडियो निर्माणों को आधुनिक, सुलभ और आसान के फायदे में। देखिए क्या है ना, इजी, एसेसिबल और अफोर्डेबल। मतलब ध्यान रखिएगा, इजी मतलब सरल, अफोर्डेबल मतलब कि इतना महंगा ना हो, अफोर्ड कर सके, और क्या कह रहा है? एसेसिबल मतलब सबके एसेस में हो सके, सबको उसकी जानकारी मिल सके, एसेस कर सके। ऐसा ये टूल बनाया गया है किसकी तरह? अवतार कंपनी के द्वारा। विद नेटिव एआई ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी लॉन्च द इंडिजीनियस डिजिटल वीडियो मॉडल वरिया इन जून 2026। जून 2026 में किस एआई नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी ने स्वदेशी डिजिटल वीडियो मॉडल वरिया लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? अवतार कंपनी ने। नेक्स्ट करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वरिया। वरिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इट इज एन इंडिजीनियस डिजिटल वीडियो मॉडल ऑफिशियली लॉन्च इन मुंबई। ये आधिकारिक तौर पर मुंबई से लॉन्च किया गया एक स्वदेशी डिजिटल मॉडल है। आपको याद हो गया किससे लॉन्च किया गया है? दिल्ली से लॉन्च किया गया, कि तो गलत हो गया सीधे सीधे। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द कंपनी अवतार टू मेक वीडियो इजी। ये बात सही है आपकी। इसे वीडियो निर्माण को आसान बनाने के लिए अवतार कंपनी द्वारा विकसित किया गया। ये सही है, तो दूसरा सही हो गया। मतलब क्या हो गया? केवल दूसरी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि द वरिया टूल इज लॉन्च टू मेक वीडियो मेकिंग कॉम्प्लेक्स, वीडियो कॉम्प्लेक्स एंड प्रीमियम प्राइस है। देखो, वरिया टूल को वीडियो निर्माण को जटिल और प्रीमियम मूड वाला बनाने के लिए लॉन्च किया गया। ये तो गलत हो गया ना सीधे सीधे। हम जो किफायती और क्या कहते हैं, अफोर्डेबल बनाने के लिए लॉन्च किया, तो गलत हो गया सीधे। देखिए असर्शन रीजन क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर एक गलत है तो पक्का दूसरा ही सही होगा। देखिए पढ़ के देख लीजिए, वरिया अवतार कंपनी द्वारा विकसित एक स्वदेशी एआई वीडियो डिजिटल मॉडल है। वरिया यानी इंडिजीनियस डिजिटल वीडियो मॉडल डेवलप्ड बाय अवतार। ये सही हो गया आपका। तो क्या हो गया? ए फॉल्स आर ट्रू। क्या हो गया? ए फॉल्स आर ट्रू। ठीक, ये आंसर सही हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंकर 3D एटलस ऑफ ह्यूमन ब्रेन स्टेम। देखिए एंकर, एंकर लॉन्च किया गया है। पहली बात तो एंकर क्या है, देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, वरना आप लोग जैसे हमारे पूछिए एंकर क्या है तो आप लोग सोचेंगे हो सकता है कोई मीडिया से रिलेटेड कोई चीज होता है। ऐसा नहीं है। एंकर क्या है? 3D एटलस ऑफ ह्यूमन ब्रेन स्टेम।
मतलब जो मानव ब्रेन सेल है उनकी क्या है, ये 3D एटलस है। जैसे ज्योग्राफी में आप लोग मैपिंग वगैरह पढ़ते हैं तो मैप की एटलस होती है कि नहीं होती, मैप कहाँ क्या, नदी झील, नदी हो गया, झील हो गया, पहाड़ पर्वत, पहाड़ सब कुछ क्या कैसे है, इनका डिस्क्रिप्शन वही क्या होती है, एटलस होती है ना। वैसे ये क्या है, ह्यूमन ब्रेन एटलस है। ये कहाँ डेवलप किया गया है, डेवलप एंड लॉन्च बाय आईआईटी मद्रास। इसको मतलब आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, इसको डेवलप किया है और इसको क्या किया है, लॉन्च किया गया। अच्छा, आईआईटी मद्रास में क्यों लॉन्च किया गया, आपको अभी पता है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है और भारत इसकी क्या कर रहा है, चेयरमैनशिप कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल आप लोग कि भारत जो है ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया, तो क्या किया गया है कि ब्रिक्स का न्यूरो साइंस सिंपोजियम जो है महाराष्ट्र में आईआईटी मद्रास में आयोजित हो रहा है। मतलब कि तीसरा जो है ब्रिक्स न्यूरो साइंस सिंपोजियम, मतलब कहाँ पर आयोजित हो रहा है, आईआईटी मद्रास में। तो ये ध्यान दीजिएगा, मतलब न्यूरो सिंपोजियम जो है तीसरा जो है मुंबई में आयोजित हो रहा है, सॉरी मद्रास में आयोजित हो रहा है, आईआईटी मद्रास में। इसी में वहां पे क्या डेवलप किया गया, 3D एटलस डेवलप किया गया है। इसका काम क्या है कि ये क्या करेगा, ब्रेन स्टेम की सारी डिटेल को बनाएगा, सब ब्रेन ग्लैंड जो भी सिस्टम है मानव मतलब मस्तिष्क की जो प्रणालियां हैं, ग्रंथियां हैं, इन सब को क्या करेगा, बताएगा। दूसरी चीज, इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे जो बीमारियां हो रही हैं, जो बीमारी है इसका पता लग जाएगा। हम उन बीमारियों की और डीप तक पहुंच पाएंगे, और डीप तक पहुंचने में क्या होगा कि उनका जो भी इलाज होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, और भी अच्छा होगा या हमें पकड़ में आ जाएगा। जैसे डिमेंशिया बीमारी हो गई, अल्जाइमर बीमारी हो गई, इन सब की हमको उपचार मतलब क्या करें, रेमेडीज खोजने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये कब से कब तक की मैपिंग करेगा, ये मैपिंग करेगा बर्थ टू एडल्ट ब्रेन, मतलब फीटल, जब बच्चा पेट में रहता है, जब बच्चा पेट में रहता है तब से लेके जब वो बड़ा हो जाएगा एडल्ट ब्रेन, तब तक ये क्या करेगा, मैपिंग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप एंकर, किसने किया, आईआईटी मद्रास। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एंकर विकसित किया, किसने, आईआईटी मद्रास। With reference to Anchor project, consider the following statement. It provides detailed mapping used for finding remedies for dementia and Alzheimer. बिल्कुल सही बात है। एंकर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह डिमेंशिया और अल्जाइमर को उपचार खोजने के लिए उपयोग की जाने वाली विस्तृत मैपिंग प्रदान करता है। बात बिल्कुल सही है। ये विशेष रूप से केवल वयस्क मस्तिष्क, देखिए सबसे दुनिया में खतरनाक शब्द क्या है पता है, केवल। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको इंग्लिश वाले बच्चे को ओनली शब्द मिल जाए और हिंदी वाले बच्चों को केवल शब्द मिल जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, सावधान। क्या हो जाएंगे, सावधान। अगर लिखा होता है कि ये वयस्क मस्तिष्क के लिए भी ब्रेन मैपिंग को कवर करता है, तो ये सही हो गया होता। लेकिन ये दे रहा है कि ये विशेष केवल वयस्क मस्तिष्क की ब्रेन मैपिंग को कवर कर सकती है, गलत हो गया। और भ्रूण डाटा की उपेक्षा करते, गलत हो गया ना। तो केवल एक सही, दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया, केवल एक सही हो गया। ठीक है, इट स्पेशली कवर द ब्रेन मैपिंग ओनली फॉर एडल्ट ब्रेन, ऐसा नहीं है। इग्नोरिंग फीटल डाटा ऐसा तो है नहीं। नेक्स्ट करते हैं, आईआईटी मद्रास ऑर्गेनाइज द थर्ड एडिशन ऑफ ब्रिक्स न्यूरो साइंस सिंपोजियम 2026। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने ब्रिक्स न्यूरो साइंस सिंपोजियम 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजित किया। संस्थान ने सफलतापूर्वक एंकर लॉन्च किया जो मस्तिष्क प्रणाली और ग्रंथियों के सभी कार्य क्यों मैप करता है। द इंस्टीट्यूट सक्सेसफुली लॉन्च द एंकर विच मैप ऑल द फंक्शन ऑफ द ब्रेन सिस्टम। इसलिए तो नई मद्रास में हुआ ना, ताकि सारे फंक्शन कर, कहीं भी लॉन्च होता तो इस संस्थान इस पे काम करता ही करता, तो सही तो दोनों है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, मतलब आर्मी, मतलब अभी अभी भारतीय सेना में एक नियुक्ति हुई है। किसकी नियुक्ति हुई है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी। किसकी नियुक्ति हुई है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी की नियुक्ति हुई है। इनको क्या बनाया गया है, आर्मी स्टाफ बनाया गया। क्या बनाया गया, आर्मी स्टाफ बनाया गया है। सेना अध्यक्ष बनाया गया है, मतलब लिख लीजिए सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख। और इनका कार्यकाल कब से चालू होगा, 30 जून 2026 का इनका कार्यकाल चालू होगा। ये किसका स्थान लेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण पूछ सकता है। तो ये उपेंद्र द्विवेदी जी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, ये भारतीय सेना प्रमुख के रूप में जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। अच्छा, इसके पहले इन पे किसी की जिम्मेदारी थी, तो इसके पहले ये हेड ऑफ सुदर्शन चक्र कोर, सुदर्शन कोर के क्या थे, ये हेड थे। ये सुदर्शन कोर के हेड थे। अच्छा, ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखें, जनरल के एम करियप्पा जी जो है
भारत के पहले आर्मी चीफ हैं और इनकी नियुक्ति क्या हुई थी 15 जनवरी 1949 को हुई थी। और इसी के उपलक्ष्य में हम क्या है 15 जनवरी को क्या बनाते हैं सेना दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं सेना दिवस मनाते हैं। इसे ध्यान रखिएगा कि जनरल के एम करियप्पा जी की नियुक्ति 15 जनवरी 1949 को हुई थी, इसीलिए हम जो है 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं। Who will assume the charge of Indian Army चीफ ऑफ स्टाफ ऑन जून 2026 किसने की लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी। अच्छा देखिए अभी लेफ्टिनेंट लगा, जब ये बन जाएंगे तो इनके आगे लेफ्टिनेंट हट जाएगा, क्या बन जाएगा जनरल बन जाएगा। 30 जून 2026 को भारत के थल सेना प्रमुख कार्यभार कौन संभालेगा लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन आर्मी अपॉइंटमेंट। भारतीय सेना की नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ वॉज द हेड ऑफ द सिलेक्शन कॉर्प्स बिफोर सेक्शन ऑफ आर्मी चीफ। सेना प्रमुख के रूप में चयन से पहले लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ सिलेक्शन चक्र कोर के प्रमुख थे। बात बिल्कुल सही है। जनरल के एम करियप्पा बिकम द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑन जनवरी 15, 1949। ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है कि जनरल के एम करियप्पा 15 जनवरी 1949 को भारत से पहले भारतीय सेना चीफ ऑफ कमांडर बने थे। तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है कि दोनों सटीक है क्योंकि ये इसके पहले बन गए थे। 15 जनवरी 1949 को सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। वहां देश कब आजाद 1947 में आजाद हुआ था। उसके बाद क्या है कि 1949 में जनरल के एम करियप्पा को आर्मी चीफ बनाया गया था। तो ए सही आर सही तो सही हो गया। 15 जनवरी सेलिब्रेटेड इंडियन आर्मी डे इन इंडियन एवरी ईयर। भारत में हर साल 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ टेक चार्ज एट द हेड ऑफ द सुरक्षा कोर ऑन एग्जैक्ट डेट। ये तो सही नहीं, तो गलत है ना। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ इसी तारीख को सुदर्शन कोर के प्रमुख को कार्यभार संभालते हैं। नहीं, ये बात तो गलत है। तो क्या हो गया A2 है, आर क्या है गलत है। रज फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में अभी क्या है रज फेस्टिवल। राजा लिखे लिखे सो क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं रज फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल बोलते हैं रज फेस्टिवल। ऑर्गेनाइज एट द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये कहाँ मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। यूनिक 3D फेस्टिवल डेडिकेटेड टू मदर अर्थ सेलिब्रेटिंग हर सिंबॉलिक मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब क्या है धरती माता को समर्पित एक अनूठा 3 दिवसीय त्योहार है जो प्रतीकात्मक रूप में धरती माता के 3 दिवसीय मतलब लिख सकते हैं 3 दिवसीय धरती माता के मासिक चक्र के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। माना जाता है धरती माता का मासिक चक्र 3 दिन का है, इसी के उसमें ईव में इसको मनाया जाता है। और एग्रीकल्चर फर्टिलिटी मतलब कृषि उर्वरता का जश्न भी, मतलब कृषि उर्वरता के लिए अच्छी फसल हो इसके लिए मनाते हैं। इसके लिए पृथ्वी को आराम देने की क्या है परंपरा है, मतलब पृथ्वी को क्या देना है आराम देना है। तो कोई भी जुताई बुवाई नहीं होती है, मतलब कोई भी खेती का काम जो है 3 दिन तक नहीं होता है। और 3 दिन फिर क्या मनाया जाता है तो क्रमशः पहले दिन क्या होता है पहली राजा जाता है। पहले दिन क्या मनाया जाता है पहली राजा मनाया जाता है। पहले दिन क्या पहली रज, ये ध्यान दीजिएगा राजा नहीं रज है, पहली रज कहते हैं। दूसरे दिन भूई दहन कहते हैं और तीसरे दिन जो है स्नान अनुष्ठान मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल, पहले दिन पहली रज, दूसरे दिन भाई दुहन और तीसरे दिन का अनुष्ठान स्नान मनाया जाता है। इन विच इंडियन स्टेट द यूनिक एग्रीकल्चर रज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द ऑनर मदर अर्थ उड़ीसा। धरती माता के सम्मान में अनूठी रज पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है उड़ीसा। Consider the following statement regarding the Raj festival. Agriculture operations like sowing, plugging are completely suspended during the festival. रज पर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि त्योहार के दिन बुआई जुताई कृषि गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहती। बात तो सही है। त्योहार के पहले दिन भाई दुहन गलत हो गया है ना, पहली राजा होता है कि नहीं पहली रज गलत हो गया ना, तो भूई दुहन तो होता नहीं है। तो क्या हो गया पहला सही दूसरा क्या हो गया गलत हो गया, पहला से दूसरा क्या हो गया गलत हो गया। क्वेश्चन नो प्लगिंग और सॉइल कटिंग इज कैरिड आउट द कमिटी ड्यूरिंग द उड़ीसा रज फेस्टिवल। बिल्कुल सही बात है। उड़ीसा के रज पर्व के दौरान समुदाय द्वारा कोई जुताई बुआई का मिट्टी के काम नहीं किया जाता। बात बिल्कुल सही है। इस त्योहार पृथ्वी के प्रतीकात्मक 3 दिन मासिक धर्म का चक्र का प्रतीक है जो उर्वरता का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि प्रतिनिधित्व करता है, सब कुछ करता है, इसलिए तो नहीं मनाते हैं। मैं कह रहा हूं कि प्रतिनिधित्व करता है इसलिए तो प्लगिंग सॉइल कटिंग वगैरह कुछ नहीं होता। तो क्या हो गया ए सही आर से इसका क्या हो गया एक्सप्लेनेशन भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये। एलन मस्क जो चिड़िया उड़ा दी ट्विटर, जो आजकल एक्स के रूप में जाना जाता है, ट्विटर के एक्स की चिड़िया उड़ा दी थी इन्होंने।
एलन मस्क बने दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर। मतलब क्या हो गया, एलन मस्क जो है अब क्या बन गए, ट्रिलियनेयर बन गए हैं। एलन मस्क ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रिलियनेयर विद एन इंडिविजुअल वेल्थ ऑफ $1 ट्रिलियन। मतलब कि एलन मस्क जी की नेटवर्थ कितनी होगी, $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन मतलब 10 की पावर क्या होता है, 12 होता है, ध्यान रखिएगा। तो $1 ट्रिलियन की वेल्थ हो गई है। क्या हुआ है कि इनकी एक कंपनी है स्पेस एक्स। आप लोग जानते हैं कि स्पेस एक्स क्या है, कि एक टूरिज्म कंपनी है। किसी को अगर स्पेस में टूर करना हो तो उसके लिए एलन मस्क जी ने स्पेस टूर कंपनी लॉन्च की थी। उसी क्या हो गया, उसी कंपनी क्या हो गया, आईपीओ आ गया। क्या हो गया, आईपीओ आ गया। इस एरोस्पेस कंपनी है, इसका क्या आ गया, आईपीओ आ गया है। इसी वजह से स्पेस एक्स को सबसे बड़ा आईपीओ रिकॉग्नाइज हुआ है। मतलब सबसे बड़ा दुनिया में आईपीओ किसका आया, स्पेस एक्स का। मतलब दुनिया में स्पेस एक्स का आईपीओ आया है। इसी वजह से कंपनी क्या हुई, $1 ट्रिलियन की हो गई है। अब क्या, जैसे आईपीओ लिस्टेड हुआ तो कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई, $2 ट्रिलियन हो गई। कितनी हो गई, $2 ट्रिलियन हो गई। और एलन मस्क की वेल्थ कितनी हो गई, $1 ट्रिलियन, क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा इस कंपनी में किसका है, एलन मस्क जी का है। तो इसी वजह से एलन मस्क की वर्थ कितनी हो गई, $1 ट्रिलियन हो गई। और स्पेस एक दुनिया की सबसे बड़ी टूरिज्म की कंपनी है। आईपीओ मतलब क्या होता है, जो मतलब पहली बार जब कोई कंपनी का शेयर लॉन्च करता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं इसको। ठीक है, तो मतलब जब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपने को रजिस्टर करती है तो उसको क्या कहते हैं, आईपीओ लॉन्च होना कहते हैं। क्या कहते हैं, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। क्वेश्चन करते हैं, फॉलोइंग द मॉनिटर स्टॉक मार्केट लिस्टिंग ऑफ द विच मार्केट लिस्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन डिड एलन मस्क क्रॉस द इंडिविजुअल वेल्थ स्केल ऑफ $1 ट्रिलियन। कह रहा है कि जिस कॉर्पोरेशन के ऐतिहासिक शेयर बाजार लिस्टिंग पर एलन मस्क ने $1 ट्रिलियन व्यक्तिगत संपत्ति के पैमाने को पार कर लिया। स्पेस एक्स। Consider the following statement regarding international commercial airplane. SpaceX successfully launched the world largest initial public offer. बिल्कुल सही बात है। SpaceX ने दुनिया का सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ लॉन्च किया है। बिल्कुल सही बात है। पोस्ट लिस्टिंग द मार्केट इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ SpaceX रीच $2 ट्रिलियन। बिल्कुल सही बात है। लिस्टिंग के बाद SpaceX की मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन पहुंच गई। बात दोनों सही है, एक से दो से एक्सप्रेशन भी। क्वेश्चन करते हैं, एलन मस्क कम्युनिटी पर्सनल वेल्थ होल्ड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 टू दी पावर 12 यूएस की 10 यूएस डॉलर। बात बिल्कुल सही है। एलन मस्क की संचयी व्यक्तिगत मूल्य गणना गणितीय रूप में 10 की पावर 12 अमेरिकी डॉलर दर्शाया जाता है। बात बिल्कुल सही है। स्पेस हैज रिमेन्ड कंप्लीटली अनलिस्टेड इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेस एक्स वित्तीय शेयर बाजार में स्पेस एक्स पूरे गैर सूचीबद्ध बनी हुई है। तो सूचीबद्ध हो गई ना, तो क्या ये सही आ गलत। क्वेश्चन नंबर 6, रविंद्र भट्ट पैनल ऑफ स्टूडेंट सुसाइड प्रिवेंशन। मतलब अभी अभी एक पैनल कौन सा बना, इस पैनल का नाम क्या है, रविंद्र भट्ट पैनल। तो ये पैनल करेगा क्या, तो ये पैनल क्या करेगा, तो छात्रों की आत्महत्या रोकथाम के लिए बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट। देखिए क्या होता है कि छात्र की सुसाइड परसेंटेज 7.6 है। मतलब 7.6% क्या है बच्चों की सुसाइड करने का। तो इसके लिए क्या किया गया, नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है कि छात्र सुसाइड क्यों कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि अभी अभी क्या कहते हैं कि नीट की वजह से कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया है ना। तो इसमें जो क्या कहते हैं, हमारे जो अति महान परम पूजनीय अति आदरणीय जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, तो वो मेहनत कर रहे हैं ना कि छात्रों की आत्महत्या रुके। इसके लिए बेचारे पेपर जो है आउट ना हो, इसके लिए ये भी काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हृदय सिंह को धन्यवाद देने की बात है। तो उसी तरह क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एनालाइज किया है कि एक नेशनल टास्क फोर्स जो गठित की जाएगी। क्यों गठित की जाएगी, कि जिससे क्या हो सके, राष्ट्रीय कार्यबल। किसके लिए, ताकि बच्चों की सुसाइड में रोक लग सके। की स्टेटस क्या है, स्टूडेंट सुसाइड अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 7.6 ऑफ टोटल सुसाइड केस नेशन वाइड। मतलब कि जितने भी देश में सुसाइड हो रहा है इसमें 7.6% किसका योगदान है, छात्रों का। बहुत दुख की बात है। कारण क्या होता है, साइलेंट बर्डन। बच्चे किसी चीज शेयर नहीं करते, चाहे वो सोशली किसी से परेशान हो, चाहे इकोनॉमिकली परेशान हो, चाहे एकेडमिकली परेशान, नंबर कम आ गए, गार्जियन डांटते हैं, गार्जियन का प्रेशर रहता है। तो इस वजह से बच्चे क्या होते हैं, साइलेंट बर्डन बड़ा परेशान करता है बच्चों को। ठीक है, साइलेंट बर्डन जिसको कहते हैं। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि फैमिली सपोर्ट और गैप, एनवायरमेंट गैप। मतलब कि कोई परेशान है, बच्चा परेशान है, तो कोई व्यक्ति कोई भी परेशान है तो उसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलना, ठीक, फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं मिलना, ठीक है, इन्वायरमेंट, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये सब कारण भी क्या है कि सुसाइड के लिए जिम्मेदार माना गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, रविंद्र भट्ट पैनल सीन फ्रीक्वेंटली इन द करंट न्यूज इज फॉर्म टू सॉल्व विच इश्यू।
सुसाइड प्रिवेंशन के लिए। हाल ही में समाचार में अक्सर देखे जाने वाले नव निर्धारित रविंद्र भट्ट पैनल किस समस्या के लिए गठित किया गया है? किस समस्या के लिए किया गया है? छात्र आत्महत्या रोकथाम के लिए। With reference to the core metrics highlighted by National Task Force on Student Suicide, consider the following statement. The student death accounts for roughly 7.6 of the country total recorded suicide index. छात्र आत्महत्या पर राष्ट्रीय काल बल द्वारा रेखांकित मुख्य मैट्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। देश में कुल दर आत्महत्या सूचकांक में छात्रों का मृत्यु लगभग 7.6 है। बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रेशर है फुल्ली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्ट्रेसफुल कॉज ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेस। बिल्कुल गलत है। वित्तीय और आर्थिक दबाव में छात्र से तनाव के संरचनात्मक कारणों में दूरी से बाहर रखा जाता है। बिल्कुल गलत है भाई। देखिए माँ बाप बोलते हैं ना कि पैसा बर्बाद हो गया तुम्हारा चक्कर में, ये हो गया, तो बच्चे क्या कर लेते हैं? इकोनॉमिक प्रेशर में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? इसी वजह से बच्चे क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। ये भी तो एक्सक्लूडेड है, तो ऐसा नहीं कि दोनों जिम्मेदारी है, खाली पहला सही हो गया। रविंद्र भट्ट पैनल हाईलाइट्स अर्जेंट एक्सपेंशन ऑफ इमोशनल सपोर्ट नेटवर्क्स बाय फैमिली एंड स्कूल सिस्टम। रविंद्र भट्ट पैनल पारिवारिक और स्कूल प्रणाली द्वारा भावनात्मक सहायता नेटवर्क के तत्काल विस्तार में प्रकाश डालता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों डालता है? गैप इन इंस्टीट्यूशनल बैकिंग एंड फैमिली एनवायरनमेंट एक्ट एज ए मेजर कैटलिस्ट फॉर स्टूडेंट वल्नरेबिलिटी। ये बात बिल्कुल सही है। संस्थागत समर्थन और पारिवारिक वातावरण में कमी छात्रों को संवेदनशील रूप में प्रमुख उत्प्रेरक कार्य करती है। इसलिए तो बोला है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। सुदर्शन पटनायक विंस रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। सुदर्शन पटनायक ने रूस ग्रैंड मास्टर सैंड कप 2026 जीता। सुदर्शन पटनायक जी को कौन नहीं जानता है? भारत के बहुत ही महान और बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, ये सैंड आर्टिस्ट है। तो अभी इनको क्या, ये कहाँ के रहने वाले? पहले तो ये पूरी उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये सैंड आर्टिस्ट हैं भारत के। इनको क्या मिला है? इनको पद्मश्री मिल चुका है। इनको भारत सरकार द्वारा 2014 में क्या मिल चुका है? फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्मश्री। कौन सा मिल गया है? पद्मश्री मिल गया है। चौथा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड पद्मश्री इनको मिल गया है। तो इन्होंने अभी में क्या किया है कि रूस का प्रेस्टीजियस टाइटल ग्रैंड सैंड मास्टर कप क्या कर लिया है? जीत लिया है। और ये जीतने वाले क्या पहले भारतीय बने हैं। ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने सैंड मास्टर रशिया में जो आयोजित होता है उसको जीत लिया है। इनको अवार्ड क्यों किया? अवार्डेड क्रिएटेड इम्पैक्ट एंड सैंड आर्ट डिजाइनिंग ग्लोबल वार्मिंग। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग वगैरह में क्या किया है? इन्होंने योगदान दिया है। और ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इन्होंने एक फोटो बनाई थी, मतलब इन्होंने जो एक चित्र बनवाया था, सैंड आर्ट बनाई थी, वो किससे रिलेटेड थी? वो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थी। तो उसी को क्या किया गया? सेलेक्ट किया गया और उसी की वजह से इनको क्या मिला है? इसी की वजह से इनको जो है ये रशियन का अवार्ड मिला है। क्या अवार्ड का नाम है? ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। अच्छा, इनको 2014 में पद्मश्री मिला है। और ये सेंसस के ब्रांड एम्बेसडर, ये अति महत्वपूर्ण बात है। ये सेंसस चल रहा है ना, सेंसस हमारा चल रहा है ना 2026, इसके क्या ये ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक, इसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन सैंड आर्टिस्ट टू विन इंटरनेशनल रशियन ग्रैंड मास्टर कप? कौन है? सुदर्शन पटनायक। अंतरराष्ट्रीय रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार कौन है? सुदर्शन पटनायक जी। नेक्स्ट करते हैं। Consider the following statement regarding Sudarshan Patnaik. His winning art sculpture at the Grand Sand Master Global explicitly focus on global warming. ग्रैंड सैंड मास्टर कप में उनकी विजेता कलाकृति विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग पर केंद्रित थी। बात सही है। ही बिलोंग्स टू उड़ीसा एंड ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड 2014। देखिए ये स्टैटिक पोर्शन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ना। देखिए 2014 में पद्मश्री दिया गया, आपको याद रखना पड़ेगा। 2014 में क्या दिया? पद्मश्री दिया गया। और ये उड़ीसा के रहने वाले, दोनों सही हो गया। तो ठीक है, एक सही, दो से दोनों सही हो गया। सुदर्शन पटनायक सबसे ऑफिशियल डेजिग्नेटेड ब्रांड एम्बेसडर सेंसस ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। ही इज एक्सपर्ट डेमोग्राफर सेंसस सर्वेयर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। नहीं, सर्वेयर थोड़े ही, तो ब्रांड एम्बेसडर है। तो क्या होगा? ए सही और आर गलत, मतलब ए सही हो गया, आर आपका गलत हो गया। हाई लेवल टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ऑन लेबर स्टैटिस्टिक्स, ये देखिए बहुत ही एक अच्छा काम हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम हुआ। अभी भी क्या हुआ है कि आईएलओ की क्या हो रही थी? सभा हो रही थी। आईएलओ की क्या हो रही थी? सभा हो रही थी। ठीक है। अच्छा, तो मतलब आईएलओ की सभा हो रही थी, लेकिन नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, अभी भी क्या हो रहा था कि अलग शर्मा जी क्या बिलोंग करते हैं? पटना से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि गिग वर्कर और फीमेल वर्कर को इंडस्ट्री में एनालाइज किया है। अच्छा, क्यों किया है? ऐसा है कि श्रम सांख्यिकी पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति बैठी है। मतलब कि श्रम लेबरों के लिए, मतलब जो लेबर्स हैं, मतलब जो मजदूर भाई अपने काम करते हैं, इनके लिए की स्टैटिक्स, मतलब एक कमिटी बैठी है, एक्सपर्ट कमिटी, जिसने ये सांख्यिकी विचार किया कि जो गिग वर्कर हैं, गिग वर्कर क्या बोलते हैं?
जो मतलब प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में काम करते हैं। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि घर पे है आप घर पे आपने ऑर्डर किया है कि हमें क्या चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए। अब ये पिज्जा लेके जो जाएगा, मतलब आप जहां पर है आपके वहीं पे चला गया तो प्लेटफॉर्म पे, तो ये आपके वहां पे पहुंच के आपको पिज्जा डिलीवर कर दिया, कि इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लेटफॉर्म इकोनॉमी बोलते हैं। तो अभी अभी अलख एन शर्मा जी की अध्यक्षता में, जो पटना के रहने वाले हैं, इनकी अध्यक्षता में ये श्रम बाजार की मीटिंग हुई। तो इसमें जो है उन्होंने कुछ सुधारों के लिए बोला, मतलब कि कुछ इंप्रूवमेंट और फ्रेमवर्क जो है लेबर मार्केट के लिए बोला गया। इन्होंने क्या बोला? एक तो गिग वर्कर पे बात की गई कि गिग वर्कर की सैलरी हो गई, फिक्स वेतन हो गया, प्लस फीमेल वर्कर को कंपनी में एनालाइज किया जाए कि उनको क्या जरूरत है। ठीक है, गिग वर्कर के लिए आर्थिक सहायता, उनको पुरस्कार, मतलब पुरस्कृत करना, मतलब परिष्कृत करना, मतलब कि उनके लिए क्या चीजें जरूरी हो सकती है वो करना। फिक्स सैलरी हो गई, ठीक है, उनका वेतन, मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, इन सब पे इन्होंने क्या किया, बात किया। महिला श्रम उद्योग पर भी बात किया गया है। हु इज द हेड ऑफ द हाई लेवल टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ऑन लेबर स्टैटिस्टिक्स सीन इन द न्यूज? कौन सी है, आप बता दीजिए। अलग एन शर्मा। हाल ही में समाचार हम देखेंगे श्रम सांख्यिकी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेष समिति के अध्यक्ष कौन है? ये कौन है? ये है आपके अलग एन शर्मा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। द टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ऑन लेबर स्टैटिस्टिक्स अंडर अलग शर्मा टारगेटेड स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट इन विच सेक्टर? किस सेक्टर में बात किया है, देखते हैं। चलिए, वेलफेयर मटेरियल इन्फॉर्मल डेटा सेक्टर एंड गिग वर्कर, कल्याणकारी मैट्रिक्स और अनौपचारिक डेटा प्रणाली। गिग वर्कर के लिए कल्याणकारी मैट्रिक्स और अनौपचारिक डेटा प्रणाली, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मतलब क्या उनकी क्या जरूरत है, उनके वेलफेयर के लिए क्या काम किया, इसलिए तो बात की है। महिला श्रमिक उद्योगों के भीतर रोजगार ट्रैकिंग, और बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट ट्रैकिंग विद इन द फीमेल वर्कर इंडस्ट्री, मतलब जो महिलाएं वर्कर काम करती हैं उनके रोजगार के लिए भी क्या होगी, ट्रैकिंग की जाएगी। नेक्स्ट, ऐसा रीजन रिस्ट्रक्चरिंग नेशनल लेवल मैट्रिक्स हाईली नेसेसरी टू ट्रैक द इवॉल्विंग गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये भी गिग वर्कर भी बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम सामान पहुंचाते हैं और इनको शाम को बहुत ही मिनिमम वेज मिलता है, बहुत ही न्यूनतम उनको पैसा मिलता है। तो उसके लिए देखिए इनको व्यवस्थित तो करना पड़ेगा। अब इसकी चीजें बढ़ रही, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, आपको ब्लिंकिट से सामान मंगाना है, आपको स्विगी से सामान मंगाना है, आपको तुरंत सामान चाहिए, तो लोग तो इसमें इन्वॉल्व ज्यादा हो ही रहे हैं। तो इसके लिए इसको पुनर्गठन की आवश्यकता तो है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो हाई लेवल टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी लेवल स्टडी चेयर्ड बाय द अलखन शर्मा फ्रॉम पांडे। देखिए, आवश्यकता है, इसलिए तो अलखन पांडे जी ने नहीं किया ना। तो ये क्या हो गया, ASIR लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। 9th क्वेश्चन, हाँ इसी की मैं बात कर रहा था। देखिए, जो मैं पिछले आपको बता दिया था ना, लेबर वाला। ILO 774 एस्टेब्लिशमेंट डे एंड ग्लोबल ट्रीटी फॉर गिग वर्कर्स। देखिए, अभी अभी क्या हुआ है कि ILO का 174वां स्थापना दिवस क्या है, मनाया जा रहा था। उस ILO का, जिसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मतलब ILO का 174वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, जिसका क्या है कि हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। एडॉप्टेड हिस्टोरिक फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी सेटिंग बेसन लेबर स्टैंडर्ड एंड प्लेटफॉर्म गिग इकोनॉमी। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा काम किया हुआ है कि गिग आधारित अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक पहल हुई है, कि मतलब जो गिग वर्कर्स हैं इनके बारे में सोचा गया, इनके लिए स्टैंडर्ड बनाने की बात की गई। कैसा स्टैंडर्ड? मिनिमम वेज, सैलरी, इनको भी देखिए लीव तो चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, इनको भी लीव चाहिए। इनके वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। इनके वर्किंग आवर्स क्या है, फिक्स होने चाहिए। इस सब के लिए यहाँ पर क्या बात है, 174वें स्थापना दिवस पर गिग वर्कर्स की पहली वैश्विक संधि है, ध्यान रखिएगा, ये पहली वैश्विक संधि है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन अधिकारिक तौर पर कन्वेंशन नंबर 193 है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कन्वेंशन नंबर कौन सा है, 193 कन्वेंशन नंबर, कन्वेंशन नंबर याद रखिएगा। और इसके पक्ष में कितने वोट पड़े, 406 वोट पड़े, विरोध में 8 वोट पड़े, और 36 सदस्यों ने वोट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये भी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है ना, कितने लोग पार्टिसिपेट करे, क्या कैसे, तो इतने लोग पार्टिसिपेट किए, इतने लोग क्या किए, वोटिंग किए, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, मुख्य अधिदेश क्या हुआ, श्रमिकों का वर्गीकरण, निर्धारित घंटे, मौलिक अधिकार और न्यूनतम मजदूरी औपचारिकता नियम आधारित करते हैं। वही बात मैंने कही ना कि इनके क्या कहते हैं कि रूल्स इनके लिए क्या होना चाहिए, क्लासिफिकेशन का क्या होना चाहिए, इनके टाइम फिक्स होना चाहिए, इनके राइट्स क्या है, मिनिमम वेजेस क्या है, ऐसा फिक्स होना चाहिए। ILO was created in 1919 with headquarter in Geneva, स्विट्जरलैंड। देखिए, ये इनका स्टेटस हो गया। क्या कह रहा है कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और क्या कहते हैं कि ILO की क्या कहते हैं, टोटल मेंबर कितने हैं, 187 मेंबर हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल कन्वेंशन असाइंड टू द फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी ऑन गिग वर्कर, बताइए कितना, 193 कन्वेंशन नंबर।
आईएलओ द्वारा अपनाए गए ग्रीक श्रमिक मानकों की पहली वैश्विक संधि की गई, सौंपी गई है। आधिकारिक कन्वेंशन संख्या क्या है? 193। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईएलओ। इंडिया इज वन ऑफ द ओरिजिनल फाउंडिंग नेशन द आईएलओ सिंस इंसेप्शन 1919। बात बिल्कुल सही है। भारत जो है फाउंडिंग मेंबर है 1919 से। बात बिल्कुल सही है। द न्यूली वोटेड कन्वेंशन 193 कवर द बेस लाइन रिगार्डिंग द फिक्स वर्किंग आवर एंड मिनिमम वेज। बिल्कुल सही बात है। नए मतदान वाले कन्वेंशन 193 में निश्चित कार्य घंटे, न्यूनतम मजदूरी से संबंध में आधारभूत नियम शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है। गिग वर्कआउट के शामिल तो किया ही गया है। चलिए लास्ट टॉपिक आज का, नहीं लास्ट क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। आईएलओ कन्वेंशन 193 सेव्ड टू द मैसिव स्ट्रक्चरल कंसर्न ड्यूरिंग द वोटिंग प्रोसेस। आईएलओ कन्वेंशन 193 में अपनी मतदान प्रक्रिया के दौरान भारी संरचना सहमति पर पारित हुआ। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल भाई, ज्यादा वोटिंग हुई है ना। देखिए 400 से ऊपर लोग वोट किए हैं ना। देखिए यहाँ पर 400 से ऊपर लोग इसके पक्ष में वोट किए हैं। देखिए ऊपर, देखिए 406 लोग वोट किए हैं, तो पक्ष में तो वोट पड़ा ही पड़ा है ना। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है? आउट ऑफ टोटल कास्टिंग 406 वोट इन फेवर, 8 अपोजिंग एंड 36 रजिस्टर्ड। बात बिल्कुल सही है। क्योंकि ए आर दोनों सही हो गया। और इसका क्या कर एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। भाई 400 लोग हैं तभी तो भारी मत संख्या से हुई है ना। चलिए लास्ट टॉपिक आज का। अभी भी ग्लोबल विंड डे मनाया गया। क्या मनाया गया? इंटरनेशनल विंड डे मनाया गया है। कब मनाया जाता है? 15 जून को। कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। अच्छा, फ्लैक्सी इंडियन सेलिब्रेशन मार्क्ड बाय हाई प्रोफाइल विंड एवरीडे फेस्टिवल होस्टेड। अच्छा कहाँ मनाया गया है? ये गुजरात में मनाया गया है। विंड एवरीडे फेस्टिवल, विंड एवरीडे फेस्टिवल गुजरात में, क्या सॉरी गोवा में क्या कर दे, इसको मनाया गया है। ठीक। अच्छा वर्ष 2026 का थीम क्या है? विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। थीम देखिए जरूर याद रखें। इसकी थीम क्या है? एम्बिशन टू एक्सेलरेशन, महत्वाकांक्षा से त्वरण तक, इसकी क्या है? थीम है। चलिए, व्यूज ऑफ द कैलेंडर डेट इज ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व एनुअली टू प्रमोट क्लीन एंड विंड एनर्जी। क्लीन एनर्जी इसके लिए कौन डेट है? 15 जून। स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किस कैलेंडर तिथि को वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? तो एक 15 जून। With reference to Global Wind Day 2026 activity inside India, consider the following statement. तो ऑफिशियल डोमेस्टिक विंड एवरीडे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गोवा। बिल्कुल सही बात है। आधिकारिक घरेलू विंडो एवरीडे फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। बात बिल्कुल सही है। डेजिग्नेटेड ग्लोबल थीम फॉर 2026 इज विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। वर्ष 2026 के लिए घोषित वैश्विक थीम क्या है? एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। देखिए थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थीम आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। तो क्या हो गया कि एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। तो क्या हो गया? ए सही और बी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन हो गया आपका। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। 15 जून एक्ट एज माइलस्टोन डे फॉर ड्राइविंग रेगुलेटरी पॉलिसी बाय स्केलिंग ऑफ द रिन्यूएबल विंड एनर्जी सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। 15 जून नवीकरणीय पवन ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नियामक नीति चलाने के लिए मील का पत्थर साबित होता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि द ग्लोबल थीम फॉर द ईयर 2026 स्पेसिफिकली डिमांड ट्रांसिशन फ्रॉम क्लीन एनर्जी एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2026 की थीम इसी पे बात ही करती है कि महत्वाकांक्षा से त्वरण, मतलब वो तेजी से काम करना है और हमको विंड एनर्जी चाहिए। तो ए आर दोनों से इसका क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो इस तरह हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। इससे ज्यादा करंट अफेयर्स आपको पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, आप विश्वास मानिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी चैनल में हमारी वीडियोस चल रहे हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे कंटिन्यूअस पढ़ाए जाएंगे। चाहे यूपीएससी एग्जाम दें, चाहे आप यूपीपीएससी दें, चाहे आप कोई स्टेट पीसीएस दे, चाहे आप एसएससी दे, रेलवे, सभी के लिए क्या है ये एप्लीकेबल और बेस्ट है। ठीक है, तब तक मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।